हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और हम लोग एनटीपीसी का इस तरहवा क्लास देख रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये आज का पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन ने बताया था, क्या बताया था, ओपेरिन ने बताया था ये किससे संबंधित है, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक विकास से संबंधित है, रासायनिक विकास से संबंधित है। बात समझ में आया, रासायनिक विकास से संबंधित है। अब थोड़ा सा रासायनिक इसके बारे में संबंधित है, तो यह द ओरिजिन ऑफ लाइफ एक पुस्तक थी। ठीक, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, तो उस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में ये ओपेरिन सिद्धांत दिया गया था, जो रासायनिक विकास के बारे में संबंधित था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ से क्या है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। तो आनुवांशिक कोड की जो खोज है ये मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी। इसी क्वेश्चन को देखिए घुमाता है थोड़ा सा, तो कैसे घुमा देता है इसको, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी। अब एक और प्रश्न यहां से निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम, मतलब जीन शब्द का पहली बार जिक्र किसने किया। तो जीन शब्द का पहली बार जिक्र जोहानसन ने 1909 में किया था। उसके बाद से यहीं से एक और प्रश्न आता है तीसरा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक एंजाइम और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बीडल और टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल और टैटम ने किया था। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी कड़ी में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हुए चलते हैं कि जो ये प्रश्न है जीन क्रिया नियमन का अवधारणा, ओपेरिन अवधारणा किसने दिया था। तो जैकवा और मोनो ने दिया था। ये बात याद रखिएगा, जैकवा और मोनो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था कि जीन क्रिया नियमन का ओपेरिन अवधारणा दिया था। ठीक है, कौन दिया था, मोनो और जैकवा ने दिया था। एक और इंपॉर्टेंट इसी कड़ी में देखिए प्रश्न क्या है कि सिस्ट्रॉन म्यूटोन तथा रिकान जीनो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो बिंजर ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, बेंजर ने किया था। तो देखिए इन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, यहां से रिलेटेड आनुवांशिक कोड की खोज तो किसने किया था आनुवांशिक कोड की खोज। तो मार्शल नीरेनबर्ग। या इसी प्रश्न को देखिए आनुवांशिक, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक कोड की खोज। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका भी कौन हो जाएगा, मार्शल नीरेनबर्ग ने। ठीक है, अब यहां से एक दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक जीन एक एंजाइम, ठीक है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था किसने, ध्यान दीजिएगा, बीडल और टैटम। ठीक है, बीडल और टैटम किए थे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है कि ये जो जीन शब्द है, ठीक है, जीन शब्द का
पहली बार जिक्र, ठीक है, पहली बार क्या, पहली बार ये पहली बार जिन शब्द पहली बार किसने लिया था, तो जोहानसन ने, किसने, जोहानसन ने कब लिया था, 1909 में, ठीक है, कब लिया था, 1909 में, 1909 में। उसके बाद से एक और प्रश्न यहाँ पे निकलता है, क्या निकलता है कि जीन क्रिया नियमन की ओपेरेंट अवधारणा, जीन क्रिया, ठीक है, जीन क्रिया नियमन की अवधारणा, ओपेरेंट अवधारणा ये किसने दिया था, जीन क्रिया नियमन, ये नियमन है, नियमन की ओपेरेंट अवधारणा किसने दिया था, तो ये दिया था जैकवा और मोनो ने, किसने दिया था, जैकवा और मोनो ने ये सिद्धांत दिया। अब एक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये क्या है कि सिस्ट्रॉन म्यूटोन तथा रिका, ठीक है, रिकॉन जीनो, ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सिस्टान म्यूटोन तथा रिकॉन जीनो का प्रतिपादन, ठीक है, अवधारणा प्रतिपादन किसने किया, तो बेंजर ने किया था, किसने किया था, बेंजर। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये क्या है कि सिस्ट्रॉन, ठीक है ना, सिस्ट्रॉन म्यूटोन और रिकॉन क्या है, रिकॉन जीनो का प्रतिपादन किसने किया था, बेंजर, ठीक है। तो देखिए ये इतना प्रश्न लिखाने का बस एक ही पर्पज रहता है कि आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आए तो छूटे ना, ये आए हुए भी प्रश्न एग्जाम में हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन सिद्धांत दिया गया था, लेकिन ये किससे, ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित था, तो ये रासायनिक विकास से संबंधित था। प्रश्न समझ में आ गया, तो प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है आनुवांशिक कोड की खोज किसने किया था, तो मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी, या इस तरह से भी आ सकता है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो मार्शल नीरेनबर्ग ने की थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का जो खोज है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बीडल और टैटम ने किया था। जीन शब्द का पहली बार जिक्र किसने किया, जोहानसन ने 1909 में। अब देखिए ये देखिए जीन क्रिया नियमन ओपेरिन की अवधारणा के अनुसार किसने दिया था, तो जैकवा और मोनो ने दिया था। सिस्ट्रॉन म्यूटोन और रिकॉन जीनोन जो ये है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बेंजर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहां से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आए। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कह रहा है कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए और उसकी संख्या को, उन संख्याओं में कमी ना हो, इसके लिए मुख्य आवश्यक क्या है, प्रजनन। ठीक, प्रजनन का होना आवश्यक है, तभी पृथ्वी पे जीव बने रहेंगे, अदरवाइज जीवों की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। अगर प्रजनन रुक जाएगा तो सभी चीज क्या हो जाएंगे, एक समय आने के बाद खत्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी वो बात है, प्रजनन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा प्रजातियों की संख्या, व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या हम करेंगे, प्रजनन। क्या करेंगे, प्रजनन करना आवश्यक है। ठीक है, प्रजनन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रजनन जब शब्द आया है तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रजनन, ठीक है, तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें एकल जीव
अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जीवों को उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन जो ये लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब प्रजनन में हम लोग समझेंगे, प्रजनन जब होगा लैंगिक में तो क्या होगा। ठीक है, प्रजनन, तो प्रजनन दो लोगों के बीच में पॉसिबल है, एक होगा नर, ठीक है, एक होगा मादा। ठीक है, तो ये जो नर होता है ना, इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ये 44, ठीक है, प्लस XY, और जो मादा होता है ना, इसमें गुणसूत्र जो होता है 44 प्लस XX। ठीक है, तो इसका जनद जो होता है, जनद, ठीक है, जनद जो होता है, ये समझिएगा एक एक बात, जनद, तो जनद जो होता है ये वृषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वृषण के द्वारा होता है। लेकिन जो इसमें जनद होता है, ठीक है, जनद जो होता है ये कहाँ होता है? अंडा से, अंडा से। जनद क्या होता है? अंडा से, और जनद इसमें क्या होता है? वृषण। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें समझते हैं कि जो मनुष्य में संतान की लिंग निर्धारण को निर्धारित करता है वह कौन सा गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने से पहले यह समझते हैं कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र या कितना गुणसूत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में जो है ना, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी तथा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो एक और फैक्ट है उसको समझिए कि जो मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण को डिसाइड करता है वह कौन सा गुणसूत्र है। तो ये क्या करता है? वाई। क्या होता है? वाई जो गुणसूत्र होता है, वाई, ठीक है, वाई गुणसूत्र होता है, ये क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है? लिंग निर्धारण। हाँ, तो ये समझ में आ गया। तो वाई जो है ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है गुणसूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इन प्रश्नों के माध्यम से इन बातों को समझे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। हाँ, ये देखिए अगला जो प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए कह रहा है ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इससे क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब हम किसी खाली स्थान पे जाते हैं, ठीक है, जहां बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वहां पे आवाज लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से आवाज टकराकर और वापस पुनः हमारे पास आती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं और वहां पे आवाज अपनी निकालते हैं और चिल्लाते हैं, तो वही आवाज हमारे कानों तक दोबारा सुनाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा प्रतिध्वनि। क्या होगा? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग ध्वनि के बारे में समझते हैं कि मतलब ध्वनि नहीं, मतलब प्रतिध्वनि के बारे में समझते हैं। तो ध्वनि के परिवर्तन के कारण ऐसा होता है कि हमें आवाज दोबारा सुनाई देता है। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के परिवर्तन के कारण हमें ध्वनि दोबारा सुनाई देता है। यह किसके कारण होता है? प्रतिध्वनि के कारण होता है। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रतिध्वनि होता है इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए जब किसी स्रोत से निकली ध्वनि, जब किसी स्रोत से निकली ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर वापस हमें सुनाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि हमें मतलब कोई भी स्रोत हो, किसी भी स्रोत से ध्वनि निकलती है, ठीक है, और वह किसी सतह से जाके टकराती है और टकरा कर आकर पुनः हमें सुनाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं?
प्रतिध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये मैं लिख दिया हूं कि ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें क्या होती है, ध्वनि मतलब ध्वनि के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम लोग इसका कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिध्वनि का कारण। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होगा? कठोर सतह से टकराना। किसे? कठोर सतह से टकरा कर वापस लौटना, ये एक इसका मुख्य कारण है। उसके बाद से क्या होगा? कठोर सतह ध्वनि को परिवर्तित करती है। कठोर सतह जो होती है वो ध्वनि को परिवर्तित करती है। कठोर सतह ध्वनि को परिवर्तित करती है, या तो कह सकते हैं ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से टकराकर वापस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन है, समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है? अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रदान किया गया? तो देखिए सबसे पहली बात कि इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रकाश चैप्टर का है, ठीक है, क्लास 10th में लाइट है, वहां से लिया गया है प्रश्न। अब देखिए कह रहा है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का तो उत्तर होगा पहले मैक्स प्लांक। क्या होगा? मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक। ठीक है, तो मैक्स प्लांक तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जब ये प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया था तो उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लांक के बीच में, ठीक, ये सिद्धांत दिया गया था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि जब इसका प्रतिपादन या संस्थापक जो बने वो कौन लोग बने? तो बने नील बोहर और मैक्स प्लांक जी इसके संस्थापक बने। तो इसके मेन जो संस्थापक हैं ये कौन है? मैक्स प्लांक। ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब संस्थापक तो मैक्स प्लांक और नील बोहर जी हैं, लेकिन जब यह सिद्धांत दिया गया था उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लांक दोनों लोग थे। तो यहाँ पे मेन जो मुख्य है वो कौन है? मैक्स प्लांक। समझ में आ गया? तो यहां से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रकाश से जो रिलेटेड प्रश्न है उसको समझते हैं। जैसे प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का जो है प्रकाश के कणिका सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। बात समझ में आ रहा है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। प्रकाश के व्यक्तीकरण के सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार मैं और इन सभी प्रश्नों को रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजेंस, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, देखिए यहां पे समझिएगा मैक्स प्लांक, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत आइंस्टीन। तो ये प्रश्न इससे रिलेटेड थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये करा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो क्या है? हीरा है। बात समझ में आया? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा, ठीक है, हीरा, ठीक है। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब थोड़ा सा हीरा के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो ये हीरा होता है ना, ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। ये जो होता है ना हीरा, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कौन? हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो कार्बन होता है, हीरा होता है, ये इसका संरचना जो होता है चतुष्फली होता है। क्या होता है? चतुष्फली होता है। हीरा जो होता है, हीरा का जो संरचना होता है, हीरा का संरचना चतुष्फली होता है। हीरा का संरचना चतुष्फली होता है। एग्जाम में आया वो प्रश्न है। जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा का आपेक्षिक जो घनत्व होता है वो होता है 3.52।
हीरा का जो अपेक्षिक घनत्व होता है ये 3.25, समझ में आ रहा है ना, 3.52 होता है। आज जो हीरा होता है ना ये बहुत ज्यादा चमक रखता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चमकता है। तो हीरा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप, कार्बन का शुद्ध रूप है। ये कार्बन का क्या है? शुद्ध रूप है। ये क्या होता है? सबसे, ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद से जो हीरा होता है ये क्या होता है? इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना जो होता है ये देखिए चतुष्फलकी, क्या होता है? चतुष्फलकी, ठीक है, चतुष्फलकी होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकी होता है। समझ में आया? ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है, चतुष्फलकी होता है। समझ में आ गया? अब ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है, ठीक है। हीरा जो होता है ना ये सबसे ज्यादा चमक रखता है। क्या रखता है? हीरा जो होता है चमक रखता है, सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक। इसीलिए इस हीरे का हम लोग आभूषणों में भी प्रयोग करते हैं। हीरा जो होता है इसका हम लोग आभूषणों में भी प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो देखिए आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है, तो वो किसको अलग करती है? तो ये धातु से अधातु को धातु को अधातु से अलग करती है। जो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है वो ये क्या होती है? इस प्रश्न का पहले उत्तर हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातु को, ठीक है, किससे? धातुओं को अधातुओं से अलग करता है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा वो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उस पे कौन कौन से तत्व हैं थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ इस प्रकार से ये क्या है कि तत्व रखे गए हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? ये देखिएगा, ठीक है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब देखिए इनमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले में बोरान, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 5 है। बस समझ में आ गया? दूसरे वाले में सिलिकॉन, ठीक है, तो सिलिकॉन 14, ठीक है। मैं अभी इसको इधर भी लिख देता हूं। उसके बाद जो तीसरा है इसमें रखा गया है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, इसका हो जाएगा 32, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 32, ठीक है। उसका जर्मेनियम के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? यस आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एस बी मतलब एंटीमनी, इसका क्या हो जाएगा? 51, ठीक। एंटीमनी के बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या लिखा है? टेलेरियम, क्या लिखा गया है? टेलेरियम। देखिए ये 51 है तो ये 52 है, ये 32 है तो ये क्या हो जाएगा? 33, ठीक है। ये 14 है, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? पोलेनियम, ठीक है, पोलेनियम, बात समझिएगा, पोलेनियम है, पोलेनियम, ठीक है, पोलेनियम। उसके बाद से यहाँ पे क्या है? एटेटाइन है, ठीक। ये क्या है? यस, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक है ये क्या है? 84, इसका क्या है? 84, इसका क्या हो जाएगा? 85, इसका क्या हो जाएगा? 117, बात समझ में आया? 117, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है यही क्या करती है
कि इसके पहले यहाँ पे धातु होते हैं, ठीक है, इधर धातु होते हैं और इसके जो इधर होते हैं क्या होते हैं, अधातु। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो ये बना होता है पीरियोडिक टेबल, तो जो इधर वाला जो पार्ट होता है ये वाला क्या होता है, अधातु को अधातु को करता है, ये धातु को करता है। तो यहाँ पे देखिए बोरान का परमाणु क्रमांक 5, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, ठीक, एंटीमनी का 51, टेलेरियम का 52, ठीक है, अपोलोनियम का 84, एटिटाइन का 85। समझ में आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट को, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे, ठीक है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। तो मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या होंगे, हड्डी। क्या होंगे, हड्डी। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या है, हड्डी। हड्डी, हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि संयोजी ऊतक की कौन कौन कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है और संयोजी ऊतक के कौन कौन से उदाहरण है। तो यहाँ पे समझते हैं संयोजी जो ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, जो संयोजी ऊतक होता है ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, तो एक है वास्तविक संयोजी ऊतक या साधारण संयोजी ऊतक, ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो होता है वो है क्या, कंकाल संयोजी ऊतक, एक संवहन ऊतक, ठीक है। तो ये क्या है, साधारण संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक। इसमें क्या होता है, कंकाल संयोजी ऊतक, ऊतक। यहां क्या है, संवहन संयोजी ऊतक। समझ में आ गया। ये प्रश्न देखिए, संयोजी जो ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं, रक्त, ठीक, अस्थि, ठीक है, उपास्थि, ठीक, उसके बाद से अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, ठीक है। ठीक, लिगामेंट, टेंडन, ठीक है, ब्लड, बोन, ठीक, कार्टिलेज, ठीक। तो ये सभी के सभी क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो समझ में आ गया। संयोजी ऊतक के माध्यम से क्या क्या आएंगे, 3 भाग होंगे, साधारण संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, ठीक है। तो जो कंकाल संयोजी ऊतक है इनके अंदर 2 आएंगे, उपास्थि और अस्थि, ठीक। इसमें संवहन संयोजी ऊतक में क्या आएंगे, तो लसिका और रुधिर, ठीक, लसिका और रुधिर। इसमें क्या होगा, ओरल और उसके बाद से रेटिकुलर, क्या बोला हूं, एरीपोलर और रेटिकुलर। ये साधारण में आ जाएगा, एरीओलर, ठीक, ओलर और उसके बाद से रेटिकुलर। कंकाली में क्या आ जाएगा, अस्थि और उपास्थि। संवहन में क्या आ जाएगा, रुधिर और लसिका। तो इस प्रश्न के माध्यम से इतना हम लोग फैक्ट जाने। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल, देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रश्न क्या लिखा है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल क्या होगा, घोल के मध्य से बिजली पारी होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ये देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न को समझिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने सोडियम क्लोराइड के पानी में जो घोल बना है उससे कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो उसमें अगर बिजली प्रवाहित करेंगे तो कौन सा बिजली अगर प्रवाहित, सोडियम क्लोराइड के घोल में अगर हम लोग बिजली प्रवाहित करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो वो उत्पाद बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
मतलब NaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, नाम हो गया इसका। इसका व्यापारिक नाम जो है ये क्या है, सोडियम कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसका व्यापारिक नाम हो जाएगा। समझ में आया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम, ये व्यापारिक नाम, ये इसका सूत्र। तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट्रोल शुद्धिकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इसका प्रयोग जो होता है साबुन बनाने में भी किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में। कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम रेशे के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन दे रहा है, क्या है, कह रहा है कि अणु का संगठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। अणु का संगठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो अणु का संगठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। थोड़ा सा प्रश्न पे जोर डालते हैं। प्रश्न, अणु का संगठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणविकता कहते हैं। ठीक है, परमाणविकता के आधार पर अणुओं का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अणुओं का संगठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणविकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणविकता कहा जाता है। और परमाणविकता कहा जाता है। ठीक है, अब परमाणविकता जो होता है इसका थोड़ा मतलब समझते हैं कि परमाणविकता के आधार पर अणुओं का वर्गीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये प्रश्न है परमाणविकता, इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया, लेकिन परमाणविकता के आधार पर अणुओं का जो है वर्गीकरण, तो अणुओं का जो वर्गीकरण होगा तो ये क्या होगा, सबसे पहला कि होगा एक परमाणविक, ठीक है। तो एक परमाणु में एक तत्व होगा। क्या होगा, एक तत्व होगा। जैसे हीलियम, ठीक है, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ठीक है, ये सभी के सभी एक परमाणु हैं। द्विपरमाणविक क्या होंगे, द्विपरमाणविक तो द्विपरमाणविक में क्या होगा, H2, ठीक है, Cl2, I2, Br2, N2, ठीक है, यहाँ पे O2, ये सभी के सभी क्या है, द्विपरमाणिक हैं। त्रिपरमाणिक में क्या आ जाएंगे, O3, ठीक है। अब बहुपरमाणिक में कोई भी सूत्र होगा वो बहुपरमाणिक में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका क्या होता है, पानी घनत्व, इसका घनत्व पानी से कम होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, पानी से कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर तैरती है, ठीक है, क्यों तैरती है, क्योंकि जो इसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, इसलिए बर्फ जो होता है, बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है।
बर्फ जो होता है पानी पर तैरता क्यों है? क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए ये क्या होता है? तैरता है। समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बर्फ जब पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। देखिए 1/10 होता है, 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग 1/10 भाग, ठीक है, 1/10 भाग क्या होता है? पानी के भाग, ठीक, 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, पानी के ऊपर रहता है। 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है, इसलिए क्या होता है? बर्फ पानी की सतह पर पानी के ऊपर तैरता है। बस समझ में आया? तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना, थैंक यू।